हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 चैप्टर नंबर 10 के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो है आज हम बात करेंगे प्राचीन काल में जो व्यापार हुआ करता था, वो व्यापार का तरीका क्या था, उस प्रकार के व्यापारी किए थे। और जो है इसके साथ आज हम बात करेंगे सातवाहन वंश के बारे में, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया का कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपकी जो है हिस्ट्री पूछी जाती है, वो सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं व्यापार एवं व्यापारी के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे जो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इस पीडीएफ के लिए स्पेशल थैंक्स टू कुमार आयत सर। ठीक, तो कुमार आयत सर की पेड क्लास की ये पीडीएफ है, तो वहाँ से ये पीडीएफ उठाई गई है एंड वहाँ से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, अब हम जो है किसी भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक, दक्षिण भारत ये वाला पूरा। ठीक, दक्षिण भारत जो है सोना, मसाले, काली जो है कीमती पत्थर, ठीक है ना, इसके साथ जो है रोमन साम्राज्य में जो काली मिर्च, जिसे हम काला सोना भी कहते हैं, को बहुत दिया जाता था। ठीक, याद कर लेना। दक्षिण भारत में इन सभी चीज़ों का जो है व्यापार हुआ करता था और इन सभी चीज़ों को जो है रोमन साम्राज्य में दे दिया, मतलब रोमन साम्राज्य को व्यापार हुआ करता था। ठीक, इन सब चीज़ों का इंडिया टू रोमन साम्राज्य। ठीक, आगे बात की जा रही व्यापार समुद्र के पार जहाज़ों और भूमि पर कारवां के माध्यम से हुआ करता था। ठीक है ना, जो व्यापार उस समय होता था, व्यापार जो है समुद्र के पार, ठीक है ना, जहाज़ों से होता था और भूमि पर जो है कारवां के माध्यम से होता था। कारवां का मतलब है जब व्यापारी एक देश से दूसरे देश जाते थे तो वे अकेले नहीं जाते थे, ठीक है ना, घोड़ों के साथ जाते थे और जनरली घोड़ों के साथ ही जाते थे, घोड़ों की पीठ पर माल लाद के। और वह एक साथ में 100, 200, 400 जो है व्यापारी एक साथ जाते थे। उन सभी 100-200 व्यापारियों को मिला के जो है कारवां कहते थे। ठीक, इसके साथ जो है जो लोग उस समय यात्रा करते थे, यात्रा के शौकीन रहा करते थे, वो भी उन्हीं व्यापारियों के साथ जाया करते थे। ठीक, इसका एक फ़ायदा हुआ करता था कि रास्ते में जो उस समय भी जो चोर मिलते थे उनसे सुरक्षा की जा सके। ठीक, आगे बात की जा रही है दक्षिण में सोने के सिक्के मिले हैं। ठीक है ना, दक्षिण भारत में रोमन के सिक्के मिले हैं। ठीक है ना, देखो ये दक्षिण भारत हो गया। ठीक, और दक्षिण भारत में रोमन के सिक्के मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि दक्षिण भारत से रोमन जो था साम्राज्य था, ठीक है ना, वहाँ से यहाँ पे व्यापार हुआ होगा, तभी रोमन साम्राज्य के सिक्के जो है दक्षिण में आए हुए। ठीक, आगे बात की जा रही है व्यापारियों ने समुद्री मार्गों की खोज की। ठीक है ना, व्यापारियों ने समुद्री मार्गों की खोज की, तटों का अनुसरण किया। ठीक, यानी कि समुद्री मार्गों की खोज की और तटों पर वो आए, ठीक है ना, उनका अनुसरण किया। ठीक, और यात्रा के लिए मानसूनी हवाओं का लाभ उठाया। ठीक, मानसूनी हवाएं क्या होती है कि मौसमी अवस्था मान लो, ठीक है ना, एक निश्चित मौसम में जो हवा चलती थी, ठीक है ना, और एक वो निश्चित दिशा में चलती थी, जिस दिशा में चलती थी और उसी दिशा में जो है ये लोग व्यापार करते थे नाव के द्वारा। जैसे कि नाव के द्वारा या जहाज़ के द्वारा व्यापार जो है आसानी से किया जा सकता, क्योंकि उस दिशा में जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में ये अपने जहाज़ को आसानी से और तेज रफ्तार में लेके जाया करते थे। ठीक, आगे बात की जा रही है तटों पर नए साम्राज्य के बारे में। तो नदी घाटियों और तटों पर नियंत्रण रखने वाले जो राजा या प्रमुख अमीर लोग थे और शक्तिशाली बन गए थे। ठीक, क्योंकि जैसे ये तट है और तट पे जो है राजाओं का जो है राज्य है। ठीक, उनका नियंत्रण है और तटों पर एक तरह से बंदरगाह थे और यहाँ पे जो है जो व्यापारी आते थे अपने जहाज़ को रोकते थे और यहाँ से व्यापारियों से वह टैक्स लेते थे, इसलिए ये लोग अमीर बन गए। कौन? तटों पर जो है नियंत्रण करने वाले राजा और शक्तिशाली बन गए और अमीर बन गए। ठीक, आगे बात की जा रही है चोल, चेर, पांड्य दक्षिण भारत के प्रमुख 3 साम्राज्य थे। चोल, चेर, पांड्य। इसको इस प्रकार से याद कर लो, चोचेपा के नाम से याद कर लो, आराम से याद हो जाएगा। और इनको सम्मिलित रूप से जो है हम मोवेंदर के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है पोहार। चोलों का बंदरगाह जो है पोहार, और पोहार को आज की डेट में कावेरी पट्टनम है। ठीक,
और मदुरई ये जो है पांड्यों की राजधानी थी। ठीक, आगे बात की जा रही है राजाओं की उस समय क्या भूमिका हुआ करती थी। ठीक, राज्य पर शासन करते थे, सही बात है। ठीक, कवियों को सोना, घोड़े और आगे बात की जा रही है बढ़िया कपड़े पुरस्कृत करते थे। राजाओं के दरबार में कवि हुआ करते थे, कवि राजाओं के दिल खुश करते थे गा के सुना के कविताओं को, और इसके बदले में राजा कवियों को पुरस्कार स्वरूप सोना देते, घोड़ा देते, बढ़िया कपड़े देते। ठीक, आगे बात करें उपहार मांगा और प्राप्त किया करते थे। ठीक, एंड सैन्य अभियान भी किया करते थे एक राज्य से दूसरे राज्य में और अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। ठीक, आगे बात की जा रही है कुछ धन अपने पास रखते थे एवं जो है बाकी का बांट दिया करते थे अपने राज्य में। ठीक, इसके साथ आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है पड़ोसियों से भेंट एकत्रित करते थे। ठीक, अब हम बात करेंगे सातवाहन साम्राज्य के बारे में। तो सातवाहन साम्राज्य जो है आज से करीब जो है 200 वर्ष बाद सातवाहन वंश पश्चिम भारत में शक्तिशाली हो गया था। ठीक, ये शुरुआत की बात की जा रही है। आगे बात कर रहा है सबसे महत्वपूर्ण शासक जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। याद कर लेना, सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। एक चीज़ और बताते हैं, ये जो सातवाहन वंश ये मात्र सत्तात्मक था और इस शासक के जो है पुत्र हुआ करते थे। ठीक है ना, वे अपनी माँ के नाम के साथ अपना नाम जो है जोड़ के रखते थे और इसके साथ सातकर्णी वंश ये जो है आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कांच के सिक्के चलाए थे। ठीक, आगे बात की जा रही है उनके नाम का उल्लेख जो है उनकी माँ द्वारा रचित एक जो है शिलालेख में किया गया है। एंड आगे बात की जा रही है सातवाहन शासकों को जो है दक्षिणा पथ के स्वामी के रूप में जाना जाता था। ठीक, अब हम बात करेंगे रेशम मार्ग के बारे में। तो रेशम मार्ग में यहाँ पे जो है बोल रहा है और ये बोल रहा है वह मार्ग जिस पर जो चीन से लोग रेशम लेकर सुदूर देशों तक जाते थे। ठीक है ना, मतलब ये देखो एक सेकंड, ये चीन हो, ये इंडिया हो गया और इंडिया के ऊपर इधर चीन है। ठीक, तो चीन के द्वारा जो है इंडिया होते हुए और इधर ईरान की तरफ रेशम लेके जाया करते। तो यहाँ बीच में जो है इंडिया क्रॉस करते थे और इंडिया में जिस मार्ग से होके जाते थे वही मार्ग रेशम मार्ग के नाम से जो है कहलाता है। ठीक, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार आज से करीब 7000 वर्ष पहले चीन में हुआ। ठीक, आगे बात की जा रही है रेशम मार्गों पर नियंत्रण से व्यापारियों से करों, नजराना और उपहारों के रूप में लाभ मिलता था। एंड आगे बात कर रहा है कि रेशम का उपयोगी महंगी पोशाक और अन्य राजाओं के लिए उपहार के रूप में दिया जाता था। ठीक, अब हम बात करेंगे कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश के बारे में बात करें तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था जिन्होंने जो है सिल्क रूट को नियंत्रित किया था। ठीक, सिल्क रूट को नियंत्रित किया था यानी कि उस रूट से होकर जितने भी व्यापारी जाते थे उन सभी व्यापारियों से ये टैक्स लेते थे। ठीक, और कुषाण वंश का सबसे जो है दमदार शासक, ठीक है, सबसे ज़्यादा वो था आपका कुषाण वंश का सबसे जो दमदार शासक था वो था आपका कनिष्क। ठीक, कनिष्क ने जो है सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। एंड आगे यहाँ पे बात की जा रही है उन्होंने जो है 2000 साल पहले मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम भारत पर शासन किया था। ठीक, आगे बात की जा रही है दो प्रमुख शहर थे। ठीक, कुषाण वंश के दो प्रमुख शहर थे, एक पेशावर और एक मथुरा। मथुरा तो पता है इंडिया में और पेशावर आपका ये आपका पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक, आगे बात की जा रही है और इन्हीं शहरों से होकर सिल्क रूट जाता था। ठीक, उनके साम्राज्य में तक्षशिला भी सम्मिलित था। तक्षशिला आज की डेट में पाकिस्तान में। ठीक, आगे बात की जा रही है सोने के सिक्के जारी करने वाले उपमहाद्वीप के शुरुआती सिक्कों में से एक थे। ठीक, अब हम बात करें बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में। ठीक, बौद्ध धर्म का जो प्रसार है वह कनिष्क यानी कि कुषाण शासक था कनिष्क ने जो है एक बौद्ध परिषद का जो आयोजन किया था और जहाँ जो है विद्वान मिले और चर्चा की। ठीक है ना, आपने सुना होगा कि बौद्ध धर्म की जो अब तक कुल 4 संगीतियाँ हो चुकी हैं। ठीक है ना, और सबसे अंत में जो है कनिष्क ने किया था। ठीक है ना, तो जो चार संगीतियाँ हो गई हैं, ठीक है ना, वो 4 राजाओं के द्वारा की गई हैं। अगर हम इन चारों राजाओं के बारे में बात करें, सबसे पहले अजातशत्रु, फिर आपका कालाशोक, फिर अशोक और अंत में जो है कनिष्क ने बौद्ध संगीति कराई थी 1 शताब्दी ईस्वी पूर्व में। ठीक,
इसके बाद जो है यहाँ पर 4 जो है इसमें आपके अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो अंत वाला जो है ये आपका अध्यक्ष इम्पोर्टेंट है, ठीक। अंत वाला आपको प्लीज़ बता देना अगर आपको आता है तो। और इसका जो है उपाध्यक्ष के बारे में बात करता हूँ, तो उपाध्यक्ष जो है आपका अश्वघोष था, ठीक। चलो अध्यक्ष भी बता दे। अध्यक्ष जो था ये था वसुमित्र, और अंतमा उपाध्यक्ष था आपका वसुमित्र, वो सॉरी अश्वघोष, ठीक। इसके तीसरे अध्यक्ष की अगर हम बात करें, तीसरे अध्यक्ष की बात करें, तीसरा अध्यक्ष जो है ये आपका था सॉरी, अरे क्या नाम है इसका, तीसरा जो अध्यक्ष था वो था मोगलीपुत्र तिस्स, ठीक। आगे बात करते हैं दक्षिण पूर्व श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक भी फैल गया था क्या, बौद्ध धर्म, ठीक। आपको पता होगा श्रीलंका में जो है अपने पुत्र और पुत्री को सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, ठीक। ये बात की बात है। धीरे धीरे बौद्ध धर्म पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी फैल गया था, ठीक। आगे यहाँ पे बात की जा रही है अश्वघोष। अभी हमने जस्ट चर्चा की, अश्वघोष जो है एक कवि थे और ने बुद्ध चरित यानी कि जीवन, बुद्ध की जीवनिया और इसकी रचना की थी। और अश्वघोष ये उपाध्यक्ष थे, ठीक। किसके, चौथी बौद्ध संगीत के, ठीक। आगे बात करेंगे तो आगे बात की जा रही है बौद्ध धर्म के बारे में अधिक जानकारी, ठीक। तो आइए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो है थेरवाद बौद्ध धर्म में, थेरवाद बौद्ध धर्म जो है बौद्ध धर्म का पुराना रूप है, ठीक है ना। एंड आगे चल के जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, महायान और हीनयान, ठीक। तो महायान एक नया शाखा निकले थे और हीनयान जो पुराना वाला बौद्ध धर्म था, ठीक। महायान बौद्ध धर्म जो है धर्म का नया रूप था, ठीक। आगे बात की जा रही है और आगे बात की जा रही है बौद्ध सत्व, क्या, बौद्ध सत्व, जिन्होंने जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया वह बौद्ध सत्व कहलाए। यानी कि भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने से पहले सिद्धार्थ थे और जैसे ही ज्ञान प्राप्त हो गया तो बुद्ध बन गया, और बौद्ध बनने के बाद बौद्ध सत्व कहलाए, ठीक। आगे बात की जा रही है पहले की मूर्ति कुछ संकेतों द्वारा बुद्ध की उपस्थिति को दर्शाया गया, ठीक। एंड आगे बात करें, आगे बात की जा रही है बाद की मूर्तिकला। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है बाद की मूर्तिकला जो है बुद्ध की मूर्तियों विशेष रूप से मथुरा और तक्षशिला में मिली, ठीक। अच्छा, एक और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है और वो है कि सबसे पहले जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति ये आपकी मथुरा में ही देखने को मिली, ठीक। तीर्थ यात्रियों की खोज, तो यहाँ पे बात की जा रही तीर्थ यात्रियों के बारे में, पुरुष और महिलाएं जो पवित्र स्थानों की यात्रा करते थे, ठीक। कौन, जो यात्री थे, ठीक। जिस प्रकार से आज की डेट में यात्रा की जाती है, ठीक, उसी प्रकार से उस समय भी करते थे, ठीक। बस अंतर ये है वाहन बदल गया है। पहले लोग घोड़ा हाथी से यात्रा करते थे, पैदल करते थे, बट आज की डेट में रेल हवाई जहाज से करते हैं, ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है फायान के बारे में, ठीक है ना। और इसने जो 1600 ईस्वी पूर्व उपमहाद्वीप में आए थे, ठीक। जुआन जेंग ये 1400 साल पहले आए थे। एंड आई किंग ये जुआन जेंग जो 50 साल बाद आए, इसके 50 साल बाद आए, ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का विवरण छोड़ा। यात्रा का विवरण से मतलब है कि वे लोग जब यात्रा करते थे तो अपने साथ कॉपी और एक कलम रखते थे, ठीक। कॉपी कलम रखते थे, उन्हें जो भी यात्रा के दौरान अच्छा दिखता, कुछ विशेष दिखता, उन सब का वर्णन करते थे। तो वही एक रूप से एक बुक बन गई और आगे चल के यही जो है आज की डेट में प्राचीन काल की सभ्यता, संस्कृति और समाज की जो है प्रूफ के रूप में यहाँ पर हम उनके बारे में बात करते हैं, ठीक। कि प्राचीन काल में किस प्रकार का समाज हुआ करता था, उनका व्यवसाय क्या था, ठीक, और किस प्रकार की उनकी लाइफ स्टाइल थी, ठीक। आगे बात की जा रही है वे बौद्ध धर्म के जो है जीवन से जुड़े स्थानों और प्रसिद्ध मठों का दौरा करने आए थे, कौन, तीर्थयात्री, ठीक। आगे बात की जा रही है नालंदा। नालंदा सभी को पता है बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, बौद्ध शिक्षा का एक अनूठा केंद्र है और उस समय का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, ठीक। जुआन जेंग ने भी यहाँ पर अध्ययन बताया था और यह अध्ययन किया था, और ये जो चीनी यात्री है, ठीक। आगे बात की जा रही है इसके सख्त नियम थे, किसके, इसके सख्त नियम थे और सभी को उनका पालन करना पड़ता था, ठीक। और दिन भर चर्चा होती रहती थी। मतलब ये नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जा रही है, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भक्ति के बारे में, ठीक। किसी व्यक्ति की जो अपने चुने हुए देवता के प्रति भक्ति, यानी कि उसके एक व्यक्ति की उसके द्वारा जो चुना हुआ देवता है, ठीक है ना,
उसमें उसकी जो आस्था श्रद्धा है वही भक्ति कहलाती है। ठीक, कुछ देवताओं की पूजा को महत्व मिला है, जैसे भगवान शिव, भगवान विष्णु और देवी जैसी दुर्गा। ठीक, आगे बात की जा रही है, भक्ति मार्ग का अनुसरण कोई भी कर सकता है, चाहे वह अमीर हो गरीब हो, चाहे वह किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। ठीक, आगे बात की जा रही है, ऐसे ने जो कला, मूर्ति, मिट्टी के बर्तन और वास्तुकला में कुछ बेहतरीन अभिव्यक्तियों को प्रेरित किया। ठीक, तो चैप्टर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि देखो, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बिल्कुल 100% श्योरिटी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि केवल आप इस वीडियो पर डिपेंड रहेंगे तो मुझे लगेगा कि आप जो आप थोड़ी स्टडी कर रहे हैं। ठीक, ये वीडियो देखने के साथ जो है आप इस वीडियो के इस चैप्टर का, यानी कि आज जो चैप्टर 9 इसका जो बेसिक चैप्टर है उसे भी पढ़ लेना। जब तक उस चैप्टर को नहीं पढ़ोगे तब तक इस वीडियो में जो समझाया गया वह समझने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक, तो प्लीज़ डबल लेयर स्टडी करो, ठीक है ना, बेसिक बुक पढ़ो और प्लस जो है इस वीडियो को भी देखते रहो, साथ साथ करते रहो।